So what we are going to learn in this topic, हमें सीखना है मटेरियल variances. Variances means difference. Material cost variances. Second, labor cost variances. Third, sales variances. Fourth, overhead cost variances. इसमें दोनों ओवरहेड्स हम सीखेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. फिफ्थ, एक नया वैरिएंस आपके सिलेबस में शायद ऐड किया है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा. अगर वो भी रहेगा तो वो फिफ्थ वाला वैरिएंस भी हम करेंगे, दैट इज प्रॉफिट वैरिएंसेस. बट फिलहाल हम ये 4 वैरिएंस के ऊपर फोकस करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरिएंस मैक्सिमम जो रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आइदर मटेरियल या लेबर या कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर. और उसके ऑप्शन में आता है कभी कभी सेल्स, तो उसके ऑप्शन में कभी कभी आता है ओवरहेड. सेल्स वैरिएंस सबसे इजी वैरिएंस है, सबसे इजी वैरिएंस. हर एक वैरिएंसेस में 5 फॉर्मूलेज है, लगभग 5 फॉर्मूलेज है. सो बिफोर वी गो अहेड, सर ये वैरिएंसेस होते क्या है? वैरिएंसेस स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस. एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बजट सेट होता है स्टूडेंट, एक बजट सेट होता है, एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आने वाले साल में हम कितना रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रोडक्शन, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रोडक्शन. एंड यू नो दैट प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्शन इज डिपेंड ऑन योर सेल्स बजट. आप कितना बेचने वाले हो, आप जितना बेचोगे उतना प्रोड्यूस करोगे ना. कीपिंग इन माइंड ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो, कीपिंग इन माइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो. तो ओपनिंग क्लोजिंग साइड में रख दो. द बेसिक फंडा है, सबसे पहले किसी भी कंपनी में कौन सा बजट बनता है? सेल्स बजट बनता है स्टूडेंट्स, कि हमें आने वाले समय में कितना यूनिट्स बेचना है. एंड सेल्स बजट का कोई फॉर्मूला नहीं, इट इज ऑलवेज based on estimation, it is always based on market analysis, survey, demand analysis. आपके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है. तो एक बार सेल्स बजट सेट हो गया ना कि हमें आने वाले समय में, आने वाले एक साल में 10,000 यूनिट्स बेचने हैं, तो ऑब्वियस है अगर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं रहेगा, ऑब्वियस है प्रोडक्शन कितने का करना पड़ेगा? 10,000 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा. फिर प्रोडक्शन बजट सेट होने के बाद फिर सेट करते हैं प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा. तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल लगता है. तो उस हिसाब से एक प्रेडिक्शन होता है स्टूडेंट्स कि हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होगा, कितने लेबर का खर्चा होगा. सेल्स के बारे में भी सोचा था. ये सब हम सेट करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टैंडर्ड सेट करते हैं. एंड वंस द ईयर गेट्स ओवर, एक साल खत्म होने के बाद फिर इस स्टैंडर्ड का कंपैरिजन होता है. these standards which we have set will be compared against actual figures, and if there is a difference between the standards and actual, we call it as variance, difference. And this difference can be this difference can be favorable और दिस डिफरेंस कैन बी एडवर्स. ये डिफरेंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. सपोज मान लीजिए अगर मटेरियल की बात करें कि हमने सोचा था कि आने वाले साल में 2 लाख रुपया मटेरियल का खर्चा होगा, बट इन रियलिटी खर्चा हुआ 2,50,000. तो ये बुरा हुआ. सोचा था 2 लाख खर्चा होगा, 2,50,000 खर्चा हुआ, 50,000 ज्यादा हुआ. सो इट्स एडवर्स वैरिएंस, 50,000 एडवर्स. हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए फॉर एडवर्स. लेबर का खर्चा सोचा था 1 लाख रुपया जाएगा साल भर में, खर्चा गया सिर्फ 80,000, खर्चा हुआ सिर्फ 80,000. सो ये फायदा हुआ 20,000 रुपये का.
फेवरेबल। सोचा था सेल्स 3 लाख का होगा, सेल्स हुआ 4 लाख का, तो ये 1 लाख का सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। सेल्स है ना, सेल्स में ज्यादा होगा तो अच्छा ही है, तो फेवरेबल है, कम होगा तो एडवर्स है। सो ये होने के बाद सर होता क्या है, एनालिसिस करने के बाद आगे क्या होता है, एनालिसिस करने के बाद फिर आगे ये देखा जाता है कि अगर बुरा हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है। मटेरियल का खर्चा अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु हैज सेव द मटेरियल कॉस्ट। अगर फेवरेबल है तो अकॉर्डिंगली हमें इंसेंटिव सेट करने हैं ना, गिफ्ट्स या वी कैन से इंसेंटिव देने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स को, कौन खर्चा बढ़ा रहा है, कौन खर्चा कम कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। नहीं तो एवरीवन विल पॉइंट द फिंगर्स एट ईच अदर, नहीं हमारे वजह से खर्चा नहीं बढ़ा है, ये डिपार्टमेंट ने खर्चा बढ़ाया, वो बोलेंगे इन्होंने बढ़ाया। तो ये हमें एग्जैक्ट कॉज जानने के लिए ये एनालिसिस हेल्पफुल होता है। इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले स्टैंडर्ड सेट होता है, एंड दिस स्टैंडर्ड सेट कैसे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट डेटा, and then we compare the standards with the actual at the end of the year to find out the variances, and then we do variance analysis to find out the exact causes, and causes can be different causes will be there। मटेरियल का खर्चा क्यों बढ़ा, शायद ऐसा हो सकता है कि साल के शुरुआत में जो हमने मटेरियल की कीमत सोची थी 2 किलोग्राम लगता है, 1 किलोग्राम सोचा था 50 रुपए में था 1 जनवरी को, हो सकता है साल भर में हमें 50 रुपए का रेट मिला ही नहीं, 50 के जगह 55 में मिला हो या 60 रुपए में मिला हो। मतलब महंगाई बढ़ने से शायद मटेरियल की कीमत बढ़ी होगी, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, शायद हमने सोचा था एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 किलोग्राम लगेगा, पर हमारे लोगों ने एक बनाने के लिए 3 kg यूज किया रहेगा, कभी कभी ज्यादा यूज किया, तो ज्यादा यूज करने के वजह से मटेरियल ज्यादा लगा इसलिए खर्चा बढ़ा, ऐसा भी हो सकता है कॉज। और जब एक से अधिक रॉ मटेरियल यूज होता है एक प्रोडक्ट में, ये अगर एक प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट, और ये बनाने के लिए हम 3 रॉ मटेरियल यूज करते हैं एक्स वाई जेड, इसका एक प्रोपोर्शन होता है, एक यूनिट बनाने के लिए मान लीजिए इनका एक प्रोपोर्शन है, एक काम करता हूँ और एक बढ़ा देता हूँ, ये 4 है, प्रोपोर्शन डिसाइडेड है कितना यूज करने का है, 0.25 0.25 0.25 0.25, ये एक सेट प्रपोर्शन है, इतना यूज करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है। बट इन रियलिटी कुछ अलग हुआ रहेगा, रियलिटी में ये ज्यादा यूज हुआ रहेगा, ये कम यूज हुआ रहेगा, हो सकता है। तो कौन से रॉ मटेरियल की वजह से खर्चा बढ़ा है ये भी पता हो कर सकते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं मिक्स वैरिएंस। ये मिक्सिंग कर रहे हैं ना हम लोग, अगर मिक्सिंग में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए हम निकालते हैं मिक्स वैरिएंस। ओके, और एक है यील्ड वैरिएंस। यील्ड वेरिएंस उल्टा काम करता है स्टूडेंट्स, मतलब ये स्टैंडर्ड है एंड ये एक्चुअल है। हमने सोचा था कि 2000 kgs लगेगा टू प्रोड्यूस 2000 आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट 2000 बनाने के लिए एक यूनिट में एक बनता है, तो एक्चुअल में हमने यूज कितना किया मटेरियल, 3000 kgs। तो ये वरायन थोड़ा रिवर्स सोचता है, ये सोचता है कितना यूज किया आपने रॉ मटेरियल, 3000 kgs ना, तो आउटपुट 3000 बनना चाहिए था, आउटपुट 3000 बनना चाहिए था, इस लॉजिक के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड कहता है 2000 kgs रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2000 आउटपुट, सो रियलिटी हमने 3000 kgs यूज किया, तो 3000 आउटपुट बनना चाहिए था, इल्ड आना चाहिए था इतना, तो इतना अगर इल्ड नहीं आया है तो कितना डिफरेंस आया इल्ड का, कितना आपने बनाया 2500, तो ये तो गलत है, 3000 गुड्स बनने चाहिए थे, आपने 2500 बनाए, तो 500 का इल्ड वेरिएंस आ गया। ठीक है, ये मटेरियल की थे कॉजेस, वैसे लेबर के भी सेम होते हैं, लेबर के रेट बढ़े हैं
या लेबर ज़्यादा यूज किया तो लेबर का खर्चा बढ़ सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी आज पहले फर्स्ट एंड सेकंड का मैं आपको फॉर्मूला शीट बना के देता हूँ और फिर कुछ सम्स करेंगे। चलो ये आपने लिखा है, आई गेस आई एम स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंट पार्ट, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अभी आप कुछ लिखना मत, लेट मी कंप्लीट द ऑल फॉर्मूलेस। Okay, now listen, students.
ओके, सो these are the 5 formula students we have, और ये लर्न करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसके नाम में ही आंसर्स है, टू बी वेरी फ्रैंक। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, दिस इज एक्चुअली द टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मतलब मटेरियल का जो खर्चा बढ़ा है या फिर सेव हुआ है वो तो इन टोटलिटी बताएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट जितना सोचा था उसमें से माइनस करो, एक्चुअली कितना खर्चा हुआ मटेरियल का। शायद ये फेवरेबल हो सकता है या फिर एडवर्स हो सकता है। एक बार आपको पता चल जाए कि ये खर्चा बढ़ गया है तो क्या क्या रीजंस है। रीजन दो हो सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला रीजन, शायद प्राइस बढ़ गया रहेगा मटेरियल का इसलिए खर्चा बढ़ा है, या फिर मटेरियल का यूसेज बढ़ गया होगा इसलिए खर्चा बढ़ा है। तो प्राइस बढ़ा है तो प्राइस के वजह से कितना, प्राइस के वजह से कितना इंपैक्ट हुआ, एंड अगर क्वांटिटी ज्यादा यूज किया है तो क्वांटिटी के वजह से कितना। हो सकता है इन रियल लाइफ दोनों भी कारण हो सकते हैं एक साथ, कि प्राइस के वजह से भी खर्चा बढ़ गया एंड ज्यादा यूज करने से भी खर्चा बढ़ गया। पर एग्जैक्टली कितना हमें ये जानना है। हमें ब्लेम, मतलब वी कैन ब्लेम की जगह वी कैन से हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच डिपार्टमेंट, वेदर इट इज परचेज डिपार्टमेंट, प्राइस कम परचेज डिपार्टमेंट के पास रहता है ना प्राइस देखना, एंड यूसेज का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास काम होता है कितना यूज करने का। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच वेरिएशन, वेदर इट इज परचेज डिपार्टमेंट फॉल्ट or whether it is production department fault, whether it is purchase department incentive और whether it is production department incentive, ये हमें पता चल जाता है इससे। तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस ना, तो इसके नाम में ही आंसर है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। प्राइस वैरिएंस मतलब प्राइस का डिफरेंस। कौन सा प्राइस देखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस जो सोचा था, एक्चुअली प्राइस कितने में मिला, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी हमने खरीदा है ना। तो दिस इज द variance, or this is the we can say increment due to price variance. When we talk about usage variance मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस। कौन से क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल मिक्स वैरिएंस, ये कब निकालेंगे, जब एक से अधिक रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तभी ये वैरिएंस आ सकता है, अदरवाइज निकाल के मतलब नहीं, ये जीरो होता है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगी तो ही मिक्सिंग का सवाल आएगा ना। अगर एक के लिए एक ही रॉ मटेरियल है तो फिर मिक्सिंग तो बनती ही नहीं। तो ये मटेरियल की मिक्स की वैरिएंस है। तो इधर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एंड मटेरियल यील्ड वैरिएंस भी जब एक से अधिक रहेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये जीरो आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अभी ये मैं लिख के देता हूँ एस क्यू का मतलब क्या है ये फटाफट, एंड एग्जाम में आप एस क्यू ए क्यू लिखोगे तो भी चल जाता है। नाउ यू कैन कॉपी डाउन दिस चार्ट।
Okay, just let me know once it is done. Minus actual cost. स्टैंडर्ड कॉस्ट का इलेबोरेशन करते हैं. स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट. लेबर रेट वराइंस. एक बार आपके मटेरियल के फॉर्मूला बाहर हो जाएगा ना, तो लेबर पे भी, लेबर के भी हो गए समझो. यहाँ पे मटेरियल प्राइस वरायंस था, यहाँ पे लेबर रेट वरायंस है. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इन दोनों का डिफरेंस इनटू वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी था. लेबर की कभी क्वांटिटी नहीं होती, लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, सो इनटू एक्चुअल आवर्स. नेक्स्ट, अब यहाँ पे लेबर यूसेज वैरिएंस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेबर को हम एज सच डायरेक्ट यूज नहीं करते प्रोडक्ट में, बिकॉज लेबर इज गिविंग द सर्विसेज, राइट. मटेरियल यूज होता है डायरेक्टली, इसलिए उसको वहां पे क्वांटिटी वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट्स. मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस या मटेरियल यूसेज वैरिएंस. लेबर कभी अपना आप टेंजिबल या विजिबल आइटम कभी प्रोडक्ट में नहीं डालता. ही प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज. तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे इस इंटेंजिबल थिंग को? दो है. आइदर वी कॉल इट एज लेबर टाइम वैरिएंस, वो अपना टाइम दे रहा है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, या समटाइम्स वी कॉल दिस एज लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस. कितना प्रोडक्टिव है ये. लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस ज्यादातर करके यूज होता है. टाइम वैरिएंस से हमें फॉर्मूला क्लिक होता है कि हमें टाइम का डिफरेंस देखना है. तो टाइम के डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर कितने लिए इसने, और इनटू स्टैंडर्ड रेट. नेक्स्ट, लेबर मिक्स वैरिएंस. ये भी कब यूज होगा लेबर मिक्स वैरिएंस? जब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम अलग अलग टाइप के लेबर यूज करते हैं. और सर लेबर का टाइप क्या होता है? लेबर में ऐसा टाइप होता है स्टूडेंट्स, कुछ स्किल लेबर होते हैं, कुछ अनस्किल्ड लेबर होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं. तो इनका क्या कॉम्बिनेशन यूज करके प्रोडक्ट बन रहा है. एंड समटाइम्स इसका दूसरा भी नाम है गैंग कंपोजिशन वैरिएंस. ये नाम मतलब क्या है? देखो, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर एक से ज्यादा आदमी लोग लग रहे हैं तो उसको गैंग कहा गया है. और उस गैंग में क्या कंपोजिशन है, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड का, वो जानने के लिए. क्या हमारा कंपोजिशन खराब हो गया क्या? क्या उसके वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है? क्या हमारा कंपोजिशन बहुत अच्छा था, क्या उसके वजह से कॉस्ट सेव हुआ क्या? ये जानने के लिए ये वैरिएंस निकाला जाता है. रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. नेक्स्ट, लेबर यील्ड वैरिएंस.
स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आपने अगर चीज नोटिस किया, राइट हैंड साइड में फ्लो चार्ट में सब जगह पे इंटू स्टैंडर्ड आर, इंटू स्टैंडर्ड आर और इंटू स्टैंडर्ड आर है, स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट है। एंड प्रीवियस मटेरियल के चार्ट में भी सब जगह पे इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है। रेट एंड प्राइस बस एक ही डिफरेंस है नाम का। सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे हम एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं मटेरियल के केस में। ओके, ये हमें फॉर्मूले स्टूडेंट्स लॉजिक याद रख के बाहर करने पड़ेंगे। ओके, अल्टीमेटली आपको बाहर करना ही पड़ेगा। लॉजिक तो आपको समझ में आएगा, पर कुछ ना कुछ टेक्निक होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला है, नाम पता होना चाहिए वेरिएंस का। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी सारे फॉर्मूलेज आराम से हो जाएंगे। मैं तो बोलूंगा मटेरियल का अगर चार्ट हो गया ना, लेबर भी हो जाता है। सब अपने अपने जगह पे सेम है, खाली क्वांटिटी के जगह स्टूडेंट्स आवर्स आ गए हैं, प्राइस की जगह रेट आ गया है, बाकी कुछ नहीं, सब जगह सेम है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल का फॉर्मूला है। ओके, तो लेबर का भी चार्ट प्रॉपर लिख दो। मीन टाइम मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म, मुझे लगता है इट इज क्लियरली विजिबल। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, राइट डाउन द चार्ट। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एक भी ऐड कर दो, कभी कभी आ जाता है। और एक वैरिएंस है इधर जिसका नाम है आइडियल टाइम वैरिएंस। कभी कभी अपना जो लेबर है वो आइडल बैठा रहता है, और बिकॉज ऑफ दिस आइडल टाइम हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जितने घंटे के लिए वो आइडल है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। सिंपल वैरिएंस है इसका, ये क्वेश्चन खुद बताएगा आइडल टाइम होगा तो। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं आज। द बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट। लिहून झालं की सांगा मला। I hope everyone has copied down this chart. Let's start with the first sum. Am I audible, students?
लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको फर्स्ट सम समझ में आए स्टूडेंट, मटेरियल वेरिएंस खत्म ही हो जाएगा यहाँ पे। Listen, let's read the question. Gemini Chemical Industries provides the following information from their records. For making 10 kgs of Gemco, standard material requirement is, for making 10 kilograms of Gemco, standard material requirement is, तो उन्होंने हमें 10 किलोग्राम का आउटपुट, जेमको इज द प्रोडक्ट नेम, 10 केजीज का आउटपुट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है वो टेबल में दिया है। मटेरियल दो तरीके के लगते हैं, ए एंड बी। क्वांटिटी यूज कितना होगा, 8 and 4, दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू प्रोड्यूस 10 kgs, and what is the rate they have decided per kg, 6 and 4. Next para, during April 2015, 1000 kgs of Gemco were produced. So they are talking about a monthly basis. मंथली बेसिस पे भी एनालिसिस हो सकता है। सो अप्रैल 2015 में उन्होंने एक्चुअल में 1000 केजीज ऑफ जेमको वर प्रोड्यूस। दिस इज योर फैक्ट, दिस इज एक्चुअल फैक्ट। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज एज फॉलोज। कितना यूज हुआ 1000 केजी बनाने के लिए, ए 750 एंड बी 500। मार्केट से कितने में खरीदा, एक्चुअल रेट क्या निकला, 7 and 5। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस एंड डेफिनेटली यहाँ पे सारे मटेरियल वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं पांचों के पांचों, बिकॉज एक से अधिक मटेरियल यूज हो रहा है ना। जब एक से अधिक मटेरियल यूज होता है तो फोर्थ एंड फिफ्थ वेरिएंस भी निकलेगा, मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी जरूर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे एक ही सिंगल रॉ मटेरियल होता स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ तीन ही मटेरियल वेरिएंस निकालते, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो चलो हम एक वर्किंग टेबल बनाते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, listen. So what I am doing here is whatever information given in the question I am writing it. मुझे स्टार्टिंग में बताया है कि 10 किलोग्राम का जेमको बनाने के लिए इतना यूज होता है मटेरियल, तो मैंने ऊपर लिख दिया स्टैंडर्ड, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड फॉर 10 केजीज। कितना क्वांटिटी लगता है, ए का 8, रेट क्या है ए का 6, तो अमाउंट कितना होगा 8 6 48। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल बी, बी यूज होता है 4, rate is 4, amount is 16. Okay, for the safer side we can take the total of this. Next, अब मुझे एक्चुअल फिगर्स दिए हुए, एक्चुअल डेटा है, तो एक्चुअल के लिए हम लास्ट कॉलम यूज करेंगे। दिस इज आवर एक्चुअल फिगर्स।
एक्चुअल में कितना क्वांटिटी बना है? 1000 kgs. Okay, actual finished goods, sir. These are our finished goods by the way. ये finished goods है, फाइनल प्रोडक्ट है, ये कभी भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा. चलो क्या क्या डेटा है? एक्चुअल में हमने कितना क्वांटिटी यूज किया तो उसको हम एक्यू बोलेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी. दिस विल बी अवर एक्चुअल प्राइस. इंस्टेड ऑफ रेट एक काम कर देता हूं, मैं प्राइस लिख देता हूं. एंड हियर एक्चुअल कॉस्ट. एसी मतलब एक्चुअल कॉस्ट इन रुपीज. तो ए का कितना एक्चुअल में यूज हुआ है? 750 एंड 500. एक्चुअल प्राइस बोले एक्चुअल रेट, वन एंड द सेम थिंग. 7 एंड 5 मल्टीप्लाई करते हैं. 750 into 7, how much we will get? Yes students, 5250, and here it will be 2500. Let's take the total, 1250, and here total 7750. ओके डन. तो ये मेरी है टोटल एक्चुअल कॉस्ट 775. अब स्टूडेंट हमें करना है कंपैरिजन, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. हम इस एक्चुअल फिगर्स को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जो बेसिस है दोनों का जो बेसिस है वो इक्वल नहीं है. कंपेयर कर ही नहीं पाओगे. यहाँ पे कितने डेटा किसका है? वो 1000 kgs ऑफ आउटपुट का डेटा है. यहाँ पे स्टैंडर्ड में डेटा किसका है? 10 kgs of output का है. So how can you compare 1000 kgs data with the 10 kgs data? It is totally unfair. So we have to set one more standard. Standard set नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं? Instead of 10 kgs अब हम स्टैंडर्ड का डेटा यूज करके 1000 kgs के लिए क्या स्टैंडर्ड होता वो बना रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. अब ये फिगर्स कैसे आएंगे देखो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए रेडी हो. 10 kg बनाने के लिए ए का 8 यूनिट्स यूज होता है, तो 1000 बनाने के लिए कितना? 10 के लिए 8, तो 1000 के लिए कितना? वी विल डू दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड हमें आंसर मिलेगा 800. सेम ईयर 10 kg बनाने के लिए बी का 4 यूनिट यूज होता है, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए बी का कितना यूनिट्स यूज होगा? डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 400. स्टैंडर्ड प्राइस विल नेवर चेंज. 6 एंड 4 मल्टीप्लाई करके 4800, 1600. टेक द टोटल 1200 and here total is 6400. तो ये है हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये है हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट. ये सिर्फ ए मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है, ये सिर्फ बी की है. हमने दोनों को जोड़ा तो मुझे टोटल एक्चुअल कॉस्ट मिला, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मिला. हमारा टेबल रेडी होने के बाद बाकी सब चीजें इजी है स्टूडेंट्स. आई होप यू नो ये फिगर्स कहाँ से आया, 800 एंड 400. एक काम करते हैं, इधर तो इसका वर्किंग दिखाना जरूरी होगा फर्स्ट सम के लिए. 800 कैसे आया? टेन kgs के लिए 8, सो 1000 kgs के लिए हाउ मच? तो इस तरीके से ये 800 आया है. सेम वर्किंग फॉर 400. चलो अभी हम एक एक करके वैरिएंस निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स. टेबल हमारा रेडी है, अभी सम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्वेश्चन देखना ही नहीं है. नंबर 1 स्टूडेंट, मैं यहाँ पे अभी शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखूंगा. सबसे पहला आपके सामने अभी टेबल रखो.
मटेरियल का फ्लो चार्ट, मटेरियल कॉस्ट वरायंस इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्म, ठीक है, एक काम करते हैं, सेकेंड वाला यूज करते हैं, बेटर रहेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ से, अब ये देखना नहीं है हमें बिल्कुल भी, ये स्टैंडर्ड 10 केजी का है ना, उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके आधार पे हमने 1000 केजी का स्टैंडर्ड बनाया। अब हम सिर्फ ये कॉलम्स कंपेयर करें, क्योंकि इनका बेस सेम है। तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, स्टैंडर्ड प्राइस 6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 750 इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस 7। तो ये आंसर आपको ऑलरेडी पता है, इस ब्रैकेट का आंसर 4800 है, इस ब्रैकेट का आंसर 5250, तो 4800 माइनस 5250 करेंगे, 4800 माइनस 5250, वी आर गेटिंग निगेटिव आंसर। पर वरायंस में हम कभी निगेटिव नहीं लिखेंगे, निगेटिव मतलब ये पूरा वरायंस है। बुरा वरायंस हमेशा निगेटिव नहीं रहता, लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। सोचा था 4800 का खर्चा होगा ए का, और रियलिटी में खर्चा 5250 हुआ, ज्यादा खर्चा हुआ, इसलिए ये बुरा वरायंस। देन मटेरियल बी 400 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 4 माइनस 500 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 5, 1600 माइनस 2500, तो निगेटिव आया, एडवर्स सिचुएशन आया, 900 एडवर्स। फिर इसका हमें टोटल लेना है, तो हमें टोटल मटेरियल कॉस्ट वरायंस मिल जाएगा। तो एडवर्स एडवर्स अगर जोड़ेंगे, सो इट विल बिकम हाउ मच, 1350 एडवर्स। हम ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6400 माइनस 7750, पर डायरेक्ट वो शॉर्टकट हो जाता, हमें मटेरियल वाइज भी दिखाना है, दो दो मटेरियल, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वरायंस, मटेरियल प्राइस वरायंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है, प्राइस का डिफरेंस लेना है, तो प्राइस का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू, ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे बाहर ए क्यू है, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी। सो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ए का एसपी 6, और बी का कितना 4 माइनस एक्चुअल प्राइस 7 एंड 5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी में 750 एंड 500। चलो फाइनल आंसर यहाँ पे आया -1, तो ये -750 मतलब एडवर्स, यहाँ पे भी -1, तो माइनस में आंसर आया 500 एडवर्स। एडवर्स एडवर्स जोड़ेंगे, सो इट इज कमिंग टू 1250 एडवर्स। तीसरा वरायंस निकालते हैं, मेरे पास जगह ये साइड में है इसलिए लिख रहा हूँ, आप 1 बाय 1 लिखना नीचे। नेक्स्ट इज मटेरियल यूसेज वरायंस इज इक्वल टू, यूसेज वरायंस मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, तो मैं फॉर्मूला मन ही मन में सोचा, क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और कॉलम के बाहर वाला सेट है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक का आंसर निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कॉलम में दोनों छाप देते हैं, इससे एरर कम होता है टेबल से कॉपी करने का। ए एंड बी दोनों एक साथ लिखा, तो मुझे आसानी होगी नंबर छापने के लिए। एस क्यू 800 एंड 400 माइनस ए क्यू 750 एंड 500, क्लोज द ब्रैकेट। स्टैंडर्ड प्राइस के कॉलम में 6 एंड 4, so here we are getting 50 into 6, पॉजिटिव आंसर मीन्स फेवरेबल। कॉस्ट का वरायंस कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट के वरायंस में पॉजिटिव आंसर मतलब फेवरेबल। यहाँ पे 100 इंटू 4,
-100 आया, माइनस में आंसर आया। -100 इंटू 4 इज 400 एडवर्स। सो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मैथ्स का लॉजिक नहीं लगाएंगे, मैथ्स का भी लॉजिक लगेगा बट सिंपल रूल यहाँ पे है, फेवरेबल अमाउंट ज्यादा है या एडवर्स अमाउंट ज्यादा है, एडवर्स अमाउंट ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा का पूरा फेवरेबल और फिर भी बचेगा 100 एडवर्स। यहाँ पे सिंपल ट्रिक यह है, दोनों माइनस करो फेवरेबल एडवर्स और जो बड़ी संख्या है उसका नोटेशन डालो। ओके, ये आंसर आने से पहले ही मुझे पता था इधर 100 आंसर आना है, क्योंकि हमारा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस क्या है, 1350 एडवर्स है, प्राइस वैरिएंस 1250 एडवर्स है, तो इसमें से अगर माइनस करूँ तो डेफिनेटली मुझे यूसेज वैरिएंस का आंसर 100 ही आने वाला है। और ये हमने क्रॉस चेक भी किया, देखो ये दोनों को जोड़ो 1350, दिस इज हाउ वी कैन रिकंसाइल अवर आंसर्स कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों एक साथ करते हैं। फोर्थ में क्या है सीखना, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, इसका फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और फिफ्थ है मटेरियल यील्ड वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, चलो अभी रिप्लेस करते हैं नंबर्स को, ए एंड बी। आरएस क्यों नहीं पता, वी विल वेट फॉर दैट, और एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है। चलो एक्चुअल क्वांटिटी के कॉलम में जाते हैं, 750 एंड 500। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमें ऑलरेडी पता है, इधर भी लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस 6 एंड 4। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास है, ये देखा, ये रहा, इधर से भी आप छाप सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 एंड 400। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, उसका अलग फॉर्मूला है। फाइन, तो अभी हमें सिर्फ वेट करना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेट अस कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यहाँ पे एक ऐड करना है, यहाँ पे शुरू सिर्फ एक ही मत लिखना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लिखना है, टोटल टी वर्ड ऐड करना है। सो नाउ ए के केस में देखते हैं क्या होगा, एंड बी के केस। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के लिए मुझे टेबल में जाना पड़ेगा, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने ऑलरेडी लिया है, इट इज 1250। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200, सो 1250 अपॉन 1200। यहाँ पे भी 1250 अपॉन 1200। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने पास था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी भी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें रिस्पेक्टिव मटेरियल का लिखना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कॉलम में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉलम में 800 एंड 400। तो स्टूडेंट एक्चुअल में है ये क्या स्टूडेंट, ये एक प्रपोर्शन है, ये प्रपोर्शन है स्टैंडर्ड का, कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी जनरली होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बात करें कि 1200 अगर हमारी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो 1200 में से 800 यूनिट ए का होना चाहिए, 400 यूनिट बी का होना चाहिए। प्रपोर्शन है, दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इन अ स्टैंडर्ड। 1200 का अगर क्वांटिटी है, तो अगर 1200 की जगह 2400 का होता तो ये 1600 और ये 800, ये वी कैन से सेट मिक्स स्टैंडर्ड है। अब हमें रिवर्स जाके जानना है, हमने एक्चुअल में क्वांटिटी 1200 नहीं यूज किया, हमने 1250 यूज किया है। तो 1250 यूज किया है तो ये प्रोपोर्शन कितना निकलेगा,
क्योंकि ये 1200 के लिए इतना है, 2400 के लिए डबल हो जाता है, तो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए ये प्रोपोर्शन क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1250 के लिए। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? टेबल में देखो ना, 12 यूनिट्स, टोटल 12 जब हम मटेरियल यूज करते हैं 12 क्वांटिटी, तो उसमें ए के 8 यूनिट होते हैं, बी के 4। इसी आधार पे जब 1200 होंगे तो ए के 800, बी के 400। टोटल अगर 2400 हो गए तो 1600 और 800। हमें जानना है 1250 में इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसलिए हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन फिक्स है, ये स्टैंडर्ड फिक्स है, 800 अपॉन 1200, 400 अपॉन 1200। ये सॉल्व करते हैं, पॉइंट में अगर आंसर आए तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। यूनिट्स, चलो ये रिप्लेस कर देते हैं हमारे मेन सॉल्यूशन में। Let us find out the answers. 498 ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आया तो ये फेवरेबल। 417 माइनस 500 into 4 negative, so 332 adverse. So what is the net result? Favorable figure is more, 498 minus 332, 166 फेवरेबल। देखो, एक फेवरेबल और एक अगर एडवर्स है तो डेफिनेटली माइनस करना है, प्लस नहीं करना। और माइनस करने के बाद किसका नोटेशन लगेगा? जो बड़ा नंबर है उसका। यहाँ पे माइनस 33 इंटू 6, 198 एडवर्स, एंड यहाँ पे माइनस 17 इंटू 4, 68 एडवर्स। एडवर्स एडवर्स प्लस होगा, सो इट इज कमिंग टू 266 एडवर्स। अब हम अगर क्रॉस चेक करें, डोंट यू थिंक थर्ड का आंसर कैसे मिलता है? फोर्थ आंसर प्लस फिफ्थ आंसर, राइट? फोर्थ एंड फिफ्थ वैरिएंस इज इक्वल टू थर्ड। थर्ड का आंसर 100 है, तो ये दोनों अगर हम जोड़ दें, 166 फेवरेबल प्लस 266 एडवर्स, तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा 100 एडवर्स ना। सो दैट मीन्स आवर आंसर्स आर करेक्ट। एनी डाउट स्टूडेंट्स? व्यवस्थित समजलं तुम्हाला? पहला ही सम तक थोड़ा स्लो गए हम लोग। Okay, I think is it visible, students? क्वेश्चन नका लिहू, पण टेबल आणि सोल्युशन लिहा. Okay, students, let's read the next question. For producing 80 units of a product, 30 kgs of material X and 20 kgs of material Y is the standard requirement. Standard price is rupees 6 per kg of X and rupees 10 per kg of Y. 80 units were actually produced using 50 kg of material X purchased for 200 and 10 kgs of material Y purchased at rupees 8 per kg. Calculate material cost variance, material price variance and material usage variance. Fourth and fifth भी निकाला जा सकता है, but they have not asked for it.
दो दो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं ना, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। अब स्टूडेंट हमने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, पर इसका जस्ट प्लेन रीडिंग से कुछ फायदा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वी मेक अ समरी ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ये आ गया देन इट इज वेरी इजी दिस टॉपिक। सो दो मटेरियल है, मैं उसका यहाँ पे डिटेल्स लिख देता हूँ, एक्स है एंड वाई है। ओके, फिर हमें क्या करना है कि कितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड दिया है फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स। सो दे हैव गिवन अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 80 यूनिट्स। लेट्स सी उन्होंने क्या क्या डिटेल्स दिया है। चलो यहाँ पे भी एसक्यू लिख देता हूँ, बट ये डेटा यूज नहीं करना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। ठीक है, आगे डिटेल्स लिखते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स लिख दिया, स्टैंडर्ड 80 यूनिट्स का है। Of a product, 30 kgs of material X and 20 kgs of material Y is the standard requirement. So 30 and 20. Standard price is 6 per kg of X and rupees 10 per kg of Y. Okay. So into करेंगे 180 and 200. Next क्या दिया हमें, 80 units were actual produced. तो इमीडिएटली मुझे स्टूडेंट यहाँ पे एक बात पता चल गई कि दिया गया स्टैंडर्ड एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बीच में जगह छोड़ के आगे का वर्किंग कर रहा हूँ। अगेन आई रिपीट, मैच नहीं हो रहा है एक्चुअल डेटा। एक्चुअल में कितना यूनिट्स बना रहे हैं वो 80 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस। ओके, इट्स माय मिस्टेक स्टूडेंट्स, एक्चुअली इट इज मैचिंग राइट। तो जगह छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने 80 यूनिट्स ही बनाए हैं। इसका मतलब मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था, अगर एक्चुअल फिगर दिए गए स्टैंडर्ड से अलग है तो मुझे एक नया स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है ना। जैसे पिछले सम में देखिए 10 केजी का डेटा दिया था, एक्चुअल में 1000 यूनिट्स हमने बनाए, इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बनाना पड़ा ना 1000 का। वैसे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टैंडर्ड 80 का ही दिया है और एक्चुअल में भी 80 यूनिट से ही बनाए हैं। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी, actual quantity into actual price, you get actual cost. So 80 units were actually produced using 50 kg of material X. Purchase for 200, purchase for 200 डायरेक्ट दे दिया, 50 की क्वांटिटी 200 में खरीदी है, बताइए रेट क्या होगा। ये जानबूझ कर दिया नहीं है। एंड 10 kgs of material Y purchase at ₹8, so ये हो गया 80। तो ये रेट क्या होगा स्टूडेंट जो मिसिंग है, 4, करेक्ट, इसलिए मैंने वो बॉक्स में डाल दिया, हमने वो निकाला है, दिया नहीं है। टोटल लेते हैं 60, 280, 380 and 50. We will calculate these three variances quickly. First, material cost variance का formula, standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. Material X is equal to material X का standard quantity and Y. ये बेटर रहेगा अगर दोनों एक साथ लिखेंगे तो standard quantity 30-20 into standard price 6 and 10, actual quantity 50 and 10, actual price 4 and 8. हमने ऑलरेडी दोनों ब्रैकेट सॉल्व किया है। 180 माइनस 200 माइनस 20 दैट इज एडवर्स, 200 माइनस 80 दैट इज पॉजिटिव 120, 120 फेवरेबल। सो फाइनल आंसर इज 100 favorable. Second, material price variance is equal to price का difference, so standard price minus actual price into actual quantity.
तो मटेरियल एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड प्राइस छाप देते हैं एसपी कॉलम 6 and 10, फिर छाप दो एक्चुअल प्राइस का कॉलम 4 and 8, actual quantity 50 and 10. So here we are getting positive 2. 2 into 50 is 100 favorable. 2 positive 2 into 10, 20 favorable. So final answer is 120 favorable. So in fact हमने तो 120 रुपए की कॉस्ट बचाई है as far as rate is concerned, price is concerned. जो हमने सोचा था 6 and 10 में खरीदारी होगी, पर परचेज डिपार्टमेंट में उनका एफिशिएंसी यूज करके, उनका दिमाग यूज करके उन्होंने वही चीज 4 रुपए में खरीदी है और वाई 8 रुपए में खरीदी है। तो इन्होंने तो कॉस्ट एक्चुअली बचाया है 120 रुपया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, मटेरियल यूसेज वैरिएंस, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम 30-20, एक्चुअल क्वांटिटी 50 and 10 into standard price. Standard price is 6 and 10 minus 20 into 6, 120 adverse, positive 10 into 10, 100 favorable. Final answer is 20 adverse. So 120 favorable plus 20 adverse, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 100 फेवरेबल आएगा ना, और वो मैच हो रहा है फर्स्ट से, करेक्ट। तो हम सही है, हमारे हर सारे आंसर सही है। तो देखो इसका कंक्लूजन क्या आया कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, एक्चुअली हमारी 100 रुपए की कॉस्ट बच गई है, कम आया है। सोचा था 380 रुपए का खर्चा होगा, पर इन रियलिटी खर्चा सिर्फ 280 का हुआ है। तो 100 रुपए का कॉस्ट बचाया किसने, राइट। यहाँ पे तो हर कोई आगे आएगा हमने बचाया है, और इन रियलिटी देखते हैं किसने बचाया। परचेज डिपार्टमेंट ने एक्चुअली 120 रुपए का कॉस्ट बचाया, और इन्होंने 20 रुपए का खर्चा ज्यादा हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। क्यों, बिकॉज उन्होंने ज्यादा माल यूज किया प्रोडक्ट बनाने के लिए। भले उन्होंने वाई कम यूज किया, पर एक्स ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया, जहां पे 30 यूज करना चाहिए था उन्होंने 50 यूज किया। इसके वजह से खर्चा बढ़ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों से। तो इससे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्रॉपर सेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस वेरिएंस एनालिसिस, दिस इज द एडवांटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सेम ही है, रिपीटेशन है। A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following info. Standard material for 70 kgs of finished product is 100 kg. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रफ में लिख देते हैं कि हमें स्टैंडर्ड फिनिश गुड्स कितने दिए हैं, 70, सो दैट जो पिछले सम में हमें दिक्कत आ गई रिकॉग्नाइज करने के लिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। आगे स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये रीड करके वैसे भी फायदा नहीं है जब तक हम टेबल नहीं बनाते। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट दिया है, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट इज 2,10,000 kgs। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेटा हमें दिया है वो 70 kgs का दिया है, एंड एक्चुअली हमने 2,10,000 बनाया। तो डोंट यू थिंक हमारा जो स्टैंडर्ड है 70 kg का, उसको हमें 2,10,000 का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो इससे मुझे अभी क्लैरिटी आ गई कि मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम टेबल रेडी करते हैं, टेबल रेडी करने के बाद फिर गिवन डेटा उधर फिल करेंगे। मटेरियल तो एक ही है, तो यहाँ पे ज्यादा झंझट नहीं है स्टूडेंट्स, टेबल छोटा ही बनेगा। ये गिवन स्टैंडर्ड,
फाइन। गिवन स्टैंडर्ड है 70 केजीज का और एक्चुअली 2,10,000 केजीज का आउटपुट बनाया है। ओके, आगे रीड करते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 केजीज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 100 केजी। तो कहने से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज हुआ है, 100 केजीज। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। आगे, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹1 पर केजी। स्टैंडर्ड प्राइस बोलो या स्टैंडर्ड रेट 1, सो इनटू करेंगे तो 100। एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 वो लिख दिया। एक्चुअल मटेरियल यूज्ड is 2,80,000 units. So can I call this as my actual quantity? 2,80,000 यूज हुआ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था, 2,52,000। तो कॉस्ट दिया है 2,52,000। बस सम खत्म हो गया। दिस इज मिसिंग बट वी कैन इजीली गेट दिस कि प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय actual quantity. We will get this price. So how much we are getting here? 0.9 आ रहा है ना, divided by yes 0.9 करेक्ट। ये डिराइव किया इसलिए बॉक्स में डाल दिया। फाइन, अभी हमें ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपेयर नहीं होगा हो सकता। स्टैंडर्ड बनाते 2,10,000 केजीज का क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करके। 70 केजी के लिए 100 यूज होता है, तो 2,10,000 के लिए कितना, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू दिस डिवाइड बाय 70। 100 इंटू 2,10,000 डिवाइडेड बाय 70, सो 3 लाख। स्टैंडर्ड प्राइस नहीं बदलेगा, so ये 3 लाख। ओके, मटेरियल का नाम नहीं दिया ना इसलिए लिखा नहीं इधर कुछ, ये 3 कॉलम्स इनफ। लेट अस प्रोसीड विथ फर्स्ट। ऑर्डर अलग है, हम हमारे ऑर्डर से ही जाएंगे। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस पहले निकालेंगे, चाहे तो एग्जाम में आप 3 नंबर पहले दे दो। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, ओके। फॉर्मूला क्या है इसका, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का एक ही है ना, तो डायरेक्टली शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख दो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना, 3 लाख, माइनस एक्चुअल कॉस्ट 2,52,000, सो 48,000 का डिफरेंस है। ये बताइए अच्छा डिफरेंस है या बुरा डिफरेंस है, फेवरेबल और एडवर्स स्टूडेंट्स? मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ बोलो, या एडवर्स लिखो? फेवरेबल, फेवरेबल करेक्ट। नेक्स्ट, सीक्वेंस के हिसाब से निकालेंगे मटेरियल प्राइस वैरिएंस। यहाँ पे क्या है वो, सेकंड। मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला है प्राइस का डिफरेंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है 1, एक्चुअल प्राइस है 0.9, एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000। So 0.1 into 2,80,000 is 28,000. पॉजिटिव आंसर मतलब फेवरेबल। एंड मटेरियल यूसेज वैरिएंस इज इक्वल टू क्वांटिटी का डिफरेंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 लाख, टेबल में दिया है। एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 1, सो ये आया 20,000 का पॉजिटिव डिफरेंस मीन्स फेवरेबल। क्रॉस वेरीफाई करें तो ये अगर हम जोड़ देंगे, so it should be 48,000 favorable and we are exactly getting the same for material cost variance. So our answers are correct. Students, सगळं समजलंय व्यवस्थित? मेन टेबल आहे, टेबलवरनं मग बाकी सगळं कॉपी पेस्ट करायचं, बाकी काही नाही, फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे। ओके, प्लीज लिहून घ्या हे सोल्युशन, मग मी तुम्हाला
त्यानंतर एक सम टेबल बनवून सोडून देतो तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी. ठीक आहे, फक्त टेबल बनवून. The standard raw material cost of producing 300 units of a product A were as follows: 600 units of raw material at the rate rupees 50 per unit, rupees 30,000. So आपके पास सब कुछ दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कितने का है और जो दिया है क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड दिया है 300 का फिनिश प्रोडक्ट का. एक्चुअल में रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पीरियड एक्चुअल भी 300 का ही दिया है, तो यहाँ पे तो और भी आसान हो. बाकी डेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी डेटा तो आपको सब कुछ दिया ही है इसमें. okay? जो हमने सेकंड सम किया ना आज का, वैसे ही ये सम. तो ये होमवर्क के लिए लीजिए. अगला क्वेश्चन हम टेबल बनाएंगे एंड देन वी विल गो अहेड. मींस फिर होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट्स. डन. नेक्स्ट. अगर टोटल हमें 7 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 6 एंड 7 थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं क्लासरूम में सॉल्व करूंगा. थोड़ा एक लेवल एक्स्ट्रा है. फाइन. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एंड बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन मैं चाहता हूँ टेक योर 5-10 मिनट्स मैक्सिमम, और आप खुद टेबल बनाने की कोशिश करो पहले. टेबल इंपॉर्टेंट. तो मुझे आपसे वो प्रैक्टिस करा के लेनी है कि आपको खुद से टेबल आ रहा है क्या. तो पहले आप 5 मिनट ले लीजिए, 5 to 7 मिनट्स खुद से टेबल बनाइए. और फिर नहीं हुआ तो, और हो भी गया तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा एंड देन होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा ये क्वेश्चन. ठीक है. ओके, नाउ लिसन. हमें स्टैंडर्ड गिवन है, गिवन स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स, x 50 at the rate rupees 2, y 80 units at the rate rupees 4, z 70 units at the rate rupees 3. During the particular accounting period, 6 units of finished goods are manufactured and the actual data is as follows. तो actual में हमने यूनिट्स बनाए सिर्फ 6 यूनिट्स, और डेटा दिया है x का यूज हुआ 350, 500 and 450. Rate is given 1.95, 3.95 and 3.35. मल्टीप्लाई करते हैं 100, 320, 210. Now we have to revise the standard and make it as standard for 6 units. 10 के लिए अगर 50, तो 6 के लिए कितना कितना आया स्टूडेंट इसका आंसर आपको? 60. थर्टी आना चाहिए, 60 कैसे आया? 10 युनिट साठी 50 लागतात, तर 6 साठी नक्कीच कमी लागणार ना श्रद्धा. करेक्ट. 48 and 42. दिस वोंट चेंज. 2, 4, 3. इसका हम एक टोटल लेते हैं बिकॉज रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए काम आएगा. 120, 60, 192 एंड 126. इसका भी टोटल लेते हैं 378. यहाँ पे 350 इंटू 1.95. हाँ, एक काम करना अभी ना हर्षदा, अदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना पॉइंट इतना भी अलग नहीं आ रहा है. 0.5 इज मैनेजेबल. तो वो प्लीज राउंड ऑफ मत करना.
हाँ, अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस आ रहा है 0.23 0.31 ऐसे आप इग्नोर कर सकते हो। 1975 450 इंटू 3.35 1507.5 0.5 is always manageable. So 4165 1300 डन। तो आपको क्या करना है, पांचों के पांचों वराइंस निकालने हैं एंड हर एक वराइंस में तीन तीन आंसर निकलेंगे, एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग एंड देन टोटल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। वराइंस हम कल चेक करेंगे आपके आंसर्स एंड हो सके तो मेरे पास अगर सॉल्यूशन होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स। Let's wind up here. Take the screenshot. Those who have got the wrong answers. Fine. Okay. Let us stop here.